गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है श्याम एक किसान और जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हमें इस पाठ में एक किसान को रूप में जाड़े के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है और इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ में बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो इस प्राकृतिक दृश्य में जो पहाड़ है वो कैसे लग रहा है, जैसे पहाड़ है वो बैठे हुए किसान की तरह लग रहा है और आकाश ऐसे लग रहा है जैसे उसके सिर पर साफा बांध रखा हो, यानी आकाश है वो उसको साफे के समान लग रहा है। और पहाड़ के नीचे जो बहती हुई नदी है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसान के घुटनों पर चादर रखी हो और लाश के पेड़ों पर जो खिले लाल फूल है वो जलती अंगीठी के समान दिखाया गया है। और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य है वो शांत रहता है। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, श्याम एक किसान और जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आकाश का साफा बांधकर सूरज का चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। साफा यानी पगड़ी, जो सिर पर बांधा जाता है, आप जानते हो ना, उसे कहते हैं हम पगड़ी या साफा। चिलम यानी एक मिट्टी का जो पात्र होता है जिसमें आग जलाकर तंबाकू पिया जाता है। मिट्टी का बना होता है एक पात्र सा लंबा सा जिसमें आग जलाई जाती है और उसमें तंबाकू पिया जाता है। खींचता है यानी कश लेना, हम किसी चीज का कश लेते हैं तो उसे कहते हैं खींचता यानी कश लेना। दहक रही है यानी जल रही है, दहकना यानी दहक रही यानी जल रही है। और प्लास एक छोटा वृक्ष होता है जिसके फूल वो लाल लाल होते हैं। और गल्ले सा यानी समूह जैसा, यानी समूह में भीड़ में जैसे रहते हैं ना, वैसे गल्ले सा बता है। इसमें इस पद्यांश में जो हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। मानवीकरण करना किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रकृति को मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर प्रकृति को मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाए जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो कवि ने यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी। कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जाड़े की शाम को किसान की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि पहाड़ है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे वह एक किसान हो। यानी जो प्राकृतिक दृश्य है और उसमें पहाड़ है, तो पहाड़ है वो कैसा दिखाई देता है? वह ऐसा दिखाई देता है जैसे वह एक किसान हो। और उसने आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, और उसने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है। कि पहाड़ होता है, आप देखते हो, पहाड़ों को देखते हो, पहाड़ की ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि उसमें आकाश है वो ऐसे लगता है जिससे उसके ऊपर ही हो, जस्ट पहाड़ के ऊपर ही हो। तो उस पहाड़ को तो बता दिया कि वो तो लग रहा है किसान के जैसा, और उसके ऊपर जो आकाश है वो ऐसा ही लग रहा है कि उसने किसान ने
आकाश रूपी साफे को बांध रखा हो। बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तथा उसने घुटनों तक चादर के रूप में जो नीचे बहती हुई नदी है उसको लपेट रखा है। यानी जो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने घुटनों पर नदी रूपी चादर को लपेट रखा है। और पास में दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। उस पास में खिलखिलाते हुए जो हंसते हुए प्लास के लाल रंग के जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में अंगारे दहक रहे हो। आप अंगीठी जलाते होंगे सभी, तो अंगीठी जलाते हैं तब उसमें क्या होते हैं, जो अंगारे हैं वो दहकते हैं ना। तो वैसे ही जो प्लास के लाल लाल फूल हैं वो खिले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अंगीठी में अंगारे दहक रहे हों। और अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और पूरब दिशा में अंधकार दिखाई दे रहा है, तो जो भेड़ों के झुंड सा लग रहा है। यानी पूरब दिशा में अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है उस अंधकार में जैसे कि भेड़ों के जो झुंड होते हैं वो दिखाई दे रहे हो, जैसे भेड़ों के झुंड हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और पश्चिम जो दिशा में डूबता हुआ सूरज कैसा लग रहा है, जैसे सुलगती हुई चिलम हो। यानी पश्चिम दिशा में जब सूरज है वो डूबता है, तो जब सूरज के डूबने का समय होता है तब सूरज है उसका रंग है वो एकदम लाल हो जाता है। तो सूरज का लाल रंग हो जाने के कारण वह ऐसा ही दिखाई देता है जैसे सुलगती हुई चिलम हो। तो यहाँ से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पहाड़ को और नदी का और प्लास के फूलों का उनका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया, यानी प्रकृति का उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। आंधी औंधी यानी उलट जाना, कोई भी चीज औंधी हो जाना यानी कहते हैं उलट गई, उलट जाती है उसे कहते हैं हम औंधी हो गई। और धुआं यानी धूम जो होती है, धूम्र जो होती है उसे कहते हैं धुआं। तो इसमें यहाँ पर कवि ने यहाँ जो शांत वातावरण में जो मोर की आवाज को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी हो। इसी प्रकृति का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया। उसमें बताया कि किसान है वो एक जो पहाड़ है वो किसान के रूप में दिखाई दे रहा है, आकाश है उसके साफे के रूप में दिखाई दे रहा है, प्लास के जो फूल है वो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो प्रकृति का मानवीकरण किया। इसी बीच अचानक से मोर की बोली की आवाज सुनाई दी, यानी मोर के बोलने की आवाज है वो सुनाई देती है। तो मोर के बोलने की आवाज सुनाई देने से उस शांत वातावरण में किसान ऐसे लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो। यानी एकदम शांत वातावरण था उस समय, और उस शांत वातावरण में मोर जब बोला तो ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो, और उस आवाज में ऐसे लग रहा है जैसे कि ऐसे आवाज दे रहा हो कि सुनते हो। और यह आवाज सुनते ही चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और यह आवाज सुनते ही जो संपूर्ण वातावरण था वह बदल गया। इस घटना का क्या प्रभाव हुआ कि जो चिलम थी वो उलट गई, अर्थात जो सूर्य था वो अस्त हो गया और चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लग गया और अंधकार छा गया। क्योंकि जब सूरज डूबने का समय होता है तब सूरज है वो लाल रंग का हो जाता है, और प्रत्येक क्षण सूरज है वो डूबता ही चला जाता है अपनी पश्चिम दिशा में। तो अचानक से जब सूरज है वो पूरा जब अस्त हो गया तब चारों तरफ अंधकार छा गया, और अंधकार छाने में जब मोर बोला तब ऐसा लगा जैसे उस शांत वातावरण में
किसी ने आवाज़ दी हो कि जैसे सुनते हो, इस आवाज़ को सुनते ही चिलम थी वो उलट गई, अर्थात सूर्य था वो अस्त हो गया और चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा, अर्थात सूर्य के अस्त होते ही चारों ओर अंधकार छा गया। तो हमारी जो ये कविता है एक छोटी सी, शाम एक किसान, इसमें कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकृति का मानवीकरण किया है। अब हम इसके जो हमारे पाठ में जो कविता के बारे में बताया गया है इसको भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, ताकि इसे पढ़ने से हमारा जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कवि ने किसान के रूप में, जाड़े को पेज नंबर है 64 पे देखिए, 64 पेज नंबर पे, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की जो शाम है यानी सर्दी की जो शाम है उसके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरफ दिखाई दे रहा है कि इस जो प्राकृतिक दृश्य है इसमें पहाड़ है वो बैठे हुए एक किसान की तरफ दिखाई देता है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, आकाश है वो उसके, ऐसा लगता है कि उसके सिर पर साफा बंधा हो। पहाड़ के नीचे जो नदी बहती हुई, नदी घुटनों पर रखी चादर सी, कि पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसे लगती है जैसे कि उसकी नदी है वो बह रही है और एक चद्दर के जैसे दिखाई दे रही है। और पलास के पेड़ों पर जो खिले लाल फूल है वो जलती अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार है, वो झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आंख की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद का दृश्य बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा जा जाता है। तो कविता के बारे में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हमें कविता के बारे में यहाँ पर ये बताया है। और अब इसके कविता को हमने पढ़ लिया, कविता के बारे में है हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं वो भी देख लेते हैं कविता से। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपता को खोजकर लिखिए। तो दूसरी में पहाड़ के नीचे जो बहती हुई नदी है वो घुटनों पर रखी चादर सी लगती है। प्लास के पेड़ों पर खिले लाल फूल है वो जलती अंगीठी के समान लगते हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार है, वो झुंड में बैठी भेड़ों के शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाने के लिए दिखाया गया है। और आकाश में और उसके सिर पर बंधे साफे के समान दिखाया गया। तो ये एकरूपताओं की जोड़ी है वो बनाई गई है। दूसरा प्रश्न है अपना कविता से, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? सूरज के पूर्व से पश्चिम में पहुंचते ही शाम का आभास होने लगता है। सूर्य है वो उदित कहाँ होता है? पूर्व में, और छिपता कहाँ है? पश्चिम में। तो सूर्य जब पूर्व से अपनी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है तो उसके पश्चिम सूरज के पश्चिम दिशा में पहुंचते ही शाम का आभास होने लगता है। अगला है अपना, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? सूरज के पश्चिम में पहुंचते ही लगभग 1-1.5 घंटे में आसमान में कोहरा छा गया, सूरज डूबने लगा और अंधकार हो गया। इसमें कह रहे हैं तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज डूबने में लगभग 1-1.5 घंटा लगा। तब आसमान में क्या हुआ? बादल छा गए, सूरज डूबने लगा और अंधकार हो गया।
इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए कि जब सूरज है वो अपनी डूबता है पश्चिम दिशा में, तो आसमान में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इस बीच आसमान में कई परिवर्तन देखने को मिले। आसमान कभी लाल हो गया, कभी नारंगी हो गया, कभी काला हो गया, कभी बैंगनी हो गया, और आदि रंगों के बादलों से वो ढक गया। यानी तरह तरह के जो रंग है वो बादलों पर दिखाई देने लगे। और जाड़े की शाम में सूरज है वो जल्दी छिप गया और अंधेरा होने लगा। पक्षी है वो अपने घोंसलों की ओर लेटने लगे, और आसमान है वो आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। आप देखते हो कि सर्दी और गर्मी में सूरज के डूबने का जो समय है वो बदल जाता है। सर्दी में सूरज है वो जल्दी छिप जाते हैं, यानी जल्दी अस्त हो जाते हैं। और जो गर्मी के वातावरण में सूरज के डूबने का समय है या अस्त होने का समय है वो अलग रहता है। सर्दी अत्यधिक सर्दी पड़ती है तब सूरज है वो जल्दी डूब जाता है। अपना है कविता से आगे। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो इन कविता को हम करना होगा, किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो इस कविता को हम चित्रित करें या उसको बनाएं, तो इसके लिए हमें नारंगी है, लाल है, आसमानी है, बैंगनी है, हरा है, भूरा है, काला है, पीला है, सफ़ेद आदि रंगों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमें कह दे कि इस कविता है, इस कविता को आप चित्रित करिए, यानी इसको चित्रकारी करिए इसकी। तो इसके लिए आप किन किन रंगों का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें अलग अलग रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए लाल भी लेना पड़ेगा, नारंगी भी लेना पड़ेगा, आसमानी भी लेना पड़ेगा, बैंगनी, हरा, भूरा, ये सारे कलर हम लेंगे, तब हम अपनी इस कविता को चित्रित कर पाएंगे। इसलिए इन रंगों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी पक्षी क्या होते हैं। पक्षी क्या करते हैं शाम के समय। पक्षी शाम होते ही अपने घोंसलों में जाते हैं। तुम लोग देखते हो कि पक्षी होते हैं वो सुबह तो निकल जाते हैं दूर दूर तक, और जैसे ही शाम होते हैं सारे के सारे झुंड में या फिर अकेले अपने अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं। क्योंकि जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वो भी सुबह सुबह के समय क्या करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई कहाँ जाता है, और शाम होती है तब वह क्या आते हैं, घर पे आ जाते हैं। वैसे ही पक्षी होते हैं वो भी सुबह के समय दाना पानी चुगने के लिए घर से निकल जाते हैं, और शाम के समय अपने बच्चों के पास अपने घोंसले में आ जाते हैं। फिर है खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या करते हैं, खिलाड़ी शाम के समय अपने खेल का अभ्यास करते हैं। यानी कोई भी खिलाड़ी हो, जैसे बैडमिंटन का हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, या कोई भी खिलाड़ी हो, वो क्या करते हैं शाम के समय अपने खेल का है वो अभ्यास करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कोई भी काम हमें अभ्यास करने में ही हम उसमें पारंगत होते हैं। तो एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। तो अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उसमें दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो शाम के समय अपने खेल का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। फल फल वाले क्या करते हैं, फल वाले शाम को अपनी कमाई का हिसाब करते हैं। कि जो फल वाले होते हैं आपकी गली मोहल्ले में भी फल वाले आते होंगे बेचने के लिए, या फिर आप जाते होंगे, तो सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं, अपना कमाई करते हैं, फल बेचते हैं। फिर शाम को जब वो घर जाते हैं तो घर जाकर वो ये अपनी कमाई का हिसाब करते हैं कि आज मैंने कितने फल बेचे, उनमें क्या तो लागत रही और क्या मेरी आमदनी हुई, तो उसका हिसाब किताब वो करते हैं। फिर है कि माँ शाम होते ही क्या करती है, आपकी माँ शाम होते ही आपके लिए खाना बनाने की तैयारी करती है। कि सारे घर के लोग सुबह से लेकर शाम तक काम पे गए हुए थे, जिन्होंने दोपहर को खाना खा लिया, अब शाम को घर पर लौट कर आएंगे, बच्चे खेल कर आएंगे, जो उनके पति है या उनके बच्चे हैं, बड़े हैं जो काम पर गए हुए वो लौट कर आएंगे, खाना खाएंगे। इसलिए माँ होती है वो शाम को समय अपने खाना बनाने की तैयारी करती है ताकि वो अपने पूरे घर को खाना खिला सके।
फिर है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं वो शाम के समय सो जाते हैं। सो जाने से मतलब क्या है कि वो शांत हो जाते हैं एकदम से। सुबह है, जैसे हवा चलती है, वातावरण में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे पेड़ पौधे वो लहराते रहते हैं। और जब रात हो जाती है और शांत वातावरण हो जाता है तो पेड़ ऐसे लगता है कि जैसे पेड़ पौधे सो रहे हो, यानी वो भी शांत हो जाते हैं। हवा चलती तो हवा के साथ लहराते हैं, लेकिन शाम के समय पेड़ पौधे हैं वो सो जाते हैं शांत वातावरण रहने पर। पिताजी पिताजी क्या करते हैं? पिताजी शाम होते ही क्या करते हैं, काम से आते हैं और अपने बच्चों के साथ बोलते हैं, खेलते हैं, उनकी दिनचर्या को पूछते हैं कि आज आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या काम किया है और क्या आप करोगे। तो इस प्रकार जो पिताजी होती है अपनी ऑफिस का काम या आपकी जो अपना जो काम है वो करके अपने घर आते हैं, काम से आते हैं और अपने बच्चों के साथ अपना मन बहलाते हैं और सारे दिन की जो गतिविधियां होती है घर की, उसका भी वो जायजा लेते हैं या पूछते हैं। फिर है किसान। किसान क्या करता है? किसान भी शाम होते ही अपने हल और बैलों को लेकर अपने घर की ओर लौट आता है, क्योंकि रात के समय वो नहीं करता कि अपना हल है वो सुबह चलाता है, हल से क्यों खेत जोतता है हल और बैलों के माध्यम से। तो शाम होते ही किसान को भी ऐसा होता है कि हमें भी अपने घर लौटना है, इसलिए किसान है वो शाम होते ही अपने हल और बैलों के लेकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे के शाम के समय खेलते हैं और पढ़ते भी हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शाम होती है तो शाम को बच्चे हैं वो तरह तरह के अपने दोस्तों के साथ में गेम भी खेलते हैं और जब खेल खत्म हो जाता है तब वह क्या करते हैं, अपना होमवर्क है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो स्कूल से मिला होमवर्क है उसको भी पूरा करते हैं और अपने पढ़ाई का काम कभी करते हैं। टीवी तो नहीं देखते ना? शाम के समय बच्चे क्या करते हैं? शाम के समय बच्चे खेलते हैं और पढ़ते भी हैं, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाई की चिंता रहती है ना, तो इसलिए बच्चे भी शाम को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने हमारी जो कविता है, एक छोटी सी कविता शाम एक किसान, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? बहुत ही सुंदर कविता है, इसमें कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको भी हल कर लिया है। अब अपने कल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। एक बात मैं आप लोगों को पुनः दोहरा देती हूँ कि जिन बच्चों का काम पूरा नहीं है कृपया वो अपना काम पूरा करें और काम पूरा करके नोटबुक अपने पेरेंट्स के साथ में आप खुद नहीं आ सकता, पेरेंट्स के साथ में जिस सब्जेक्ट का जिस दिन टाइम रहता है, या जैसे गुरुवार और शुक्रवार को हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की नोटबुक इनका पीरियड रहता है, तो इनकी नोटबुक है वो आ जानी चाहिए ताकि आपका काम है वो समय समय पर चेक हो जाए, पीछे नहीं रहे। और किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे से मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।